बीप बीप बीप। अलार्म आज पता नहीं कितनी बार बज चुका था और हर बार की तरह कंबल के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, फोन की स्क्रीन को एंडेज से टप किया और अलार्म फिर से स्नूज हो गया। कमरे में दोबारा वही सन्नाटा छा गया, जैसे अलार्म ने एक बार फिर अपना काम करने में हार मान ली हो। लेकिन सच तो ये था कि वो सो ही नहीं रहा था। नींद उसकी आंखों से काफी पहले ही दूर भाग चुकी थी। कमरा सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी से चमक रहा था। लैपटॉप उसके सीने पर पड़ा था और उसकी थाकी हुई आंखें उस मानहवा के पेजेस को फिर से पढ़ रही थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, कितना क्लीशे है। और फिर भी वो इसी चैप्टर को इतनी बार पढ़ चुका था कि गिननी भूल गया था। हर डायलॉग उसे याद था, हर पैनल उसे याद था। यूज पता था किस फ्रेम में प्रिंस हाथ उठाएगा, किस पाल भीड़ उस लड़की के खिलाफ हो जाएगी और किस तरह 3 चैप्टर बाद उसकी सोशल डाउनफॉल शुरू होगी। और सिर्फ 3 चैप्टर बाद नहीं, 7, 10 या 20 नहीं, पूरे 47 चैप्टर बाद उसकी मौत भी। वो ये मानहवा अब दिल से याद कर चुका था, हर लाइन, हर सीन, हर टर्निंग पॉइंट। फिर भी वो आयसी बार बार क्यों पढ़ रहा था? जवाब उसे पता था। इस ऑब्सेशन का एक ही नाम था, रेनेल आर्डेंट। द सेंटेस एंड द सिल्वर क्राउन की फाइनल विलनेस। कहानी उतनी ही घिसी पिटी थी जितनी इस जॉनर की और कहानियां होती है, लेकिन वो आयसी सिर्फ एक वजह से बार बार पढ़ रहा था, विलनेस के लिए। ये इसलिए नहीं था कि वो उसे बेचारी या मिसअंडरस्टूड मानता था। नहीं, यूज अच्छी तरह पता था कि इस चैप्टर के बाद रेनेल धीरे धीरे सचमुच एक प्रॉपर विलनेस बनने वाली थी। फिर भी चैप्टर 20 में उसकी पहली एंट्री से ही उसके अंदर एक अजीब सी दीवानगी पैदा हो गई थी। एक ऐसी दीवानगी जिसका कोई लॉजिक नहीं था, बस थी। जैसे उसके अंदर कुछ था जो इस किरदार की तरफ खींचा चला गया हो। वो एक ऐसा इंसान था जो इमोशंस महसूस ही नहीं करता था। समझता था, हाँ, दर्द, गुस्सा, खुशी, प्यार, डर सब पहचान लेता था। सालों तक उसने लोगों के चेहरे, उनकी रिएक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी की थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो नॉर्मल लग सके। लेकिन खुद के अंदर वहां कुछ भी नहीं था। और फिर एक दिन एक मानहवा के एक पैनल ने सब बदल दिया। उसकी ऑब्सेशन जन्म ले चुकी थी और उसे पता था ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन वो खुद भी तो नॉर्मल नहीं था। आखिर कौन सा नॉर्मल इंसान स्याही और पिक्सेल्स से मोहब्बत कर बैठता है? धीरे से उसने लैपटॉप बेड पर रखा और उठने की कोशिश की। जैसे ही खड़ा हुआ, चक्कर की एक तेज लहर उस पर चढ़ गई। वो गिरते गिरते बचा। संभलते हुए बाथरूम तक गया और आईने के सामने रुक गया। बिखरे हुए काले बाल, डार्क ग्रे आंखें, नीचे गहरी काली लकीरें। और हाँ, ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर वो पिछले 30 घंटे से सोया ही नहीं था। अगर उसकी मर्जी होती तो वो बस कमरे में बंद रहकर पढ़ता रहता। लेकिन सोसाइटी का हिस्सा होने का मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आईने में खुद को देखते हुए उसने धीरे से कहा, तू पैथेटिक है। 23 साल की उम्र में किसी फिक्शनल कैरेक्टर के पीछे अपना ज्यादातर वक्त बर्बाद करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए था। और फिर भी वो यही कर रहा था। ठंडे पानी से मुंह धोना थोड़ा काम आया। कोल्ड शावर ने बाकी काम पूरा किया। उसने रूटीन फॉलो किया, कुछ ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल भी थे और काम के लिए ठीक भी। वर्क बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
लेकिन निकलने से पहले उसने एक बार फिर लैपटॉप की तरफ देखा। स्क्रीन अब धीमी थी, लेकिन रिनेल का ठंडा चेहरा अब भी उसकी तरफ देखता हुआ सा लग रहा था। उसने हल्की आवाज में कहा, विश मी लक। अपार्टमेंट के हॉलवे में कदम रखते ही वो फिर से रियल दुनिया का हिस्सा बन गया। नींद की कमी का एक नुकसान ये होता है कि दुनिया की हर आवाज और भी तेज और भी चुभने वाली लगने लगती है। लेकिन वो इस आदत का भी आधा आधा आदमी हो चुका था। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही शहर की आवाज उस पर टूट पड़ी। हॉर्न्स, लोगों की बातें, कदमों की चाल, ट्रैफिक की खदबदहट। फिर भी उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आया। वो शांत चाल से बस स्टॉप की तरफ बढ़ता रहा। लोग उससे टकराते, माफी मांगते, और वो उन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बस स्टॉप पर खड़े होते हुए उसने फोन निकला और वक्त देखा। लेट है, उसने धीरे से कहा। अक्सर इस वक्त तक बस आ जाती थी, लेकिन आज किसी वजह से देरी हो रही थी। उसने फोन की स्क्रीन से नजर उठाई और उसी पाल सब कुछ बादल गया। जैसे शहर की सारी आवाजें एक ही सेकंड में गायब हो गई हो। जैसे दुनिया अचानक ठहर गई हो। उसने सामने देखा और उसकी सांसें एक पाल के लिए अटक गई। सड़क के बीच एक गुड़िया खड़ी थी। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बेजान, और फिर भी अजीब तरीके से जिंदा सी। भीड़भाड़ भरी सिटी रोड के बीच उसका वहां होना ही गलत लग रहा था। उसका बदन बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में था, लेकिन उसका चेहरा खाली था। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई प्रॉपर होंठों का निशान तक नहीं। सिर्फ एक कांच के सिली हुई लाइन, जहां मुंह होना चाहिए था। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा। गुड़िया, वो बस इतना ही कह पाया। एक पाल पहले वो फुटपाथ पर खड़ा उस गुड़िया को देख रहा था। अगले ही पाल वो खुद सड़क के बीच खड़ा था। और गुड़िया अब वही थी जहां वो खड़ा था। जैसे दोनों ने जगह बदल ली हो। हाँ, उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि तभी बैंग, कुछ भारी चीज पूरी ताकत से उस पर जा टकराई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर हड्डी एक साथ टूट गई हो। झटके ने उसे हवा में उछल दिया। सब कुछ दर्द कर रहा था। इतना दर्द कि दिमाग को समझने में वक्त लग रहा था कि अभी हुआ क्या है। आवाजें वापस आ चुकी थी, लेकिन बहुत दूर से। जैसे लोग चीख रहे हो, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हाँ, उसे ट्रक ने ही मारा था शायद। होश टूटने से पहले उसने एक आखिरी चीज देखी। वही गुड़िया और उसका सिला हुआ मुंह, जैसे मुस्कुरा रहा हो। अगले ही पाल अंधेरा उस पर पूरी तरह छा गया। ठंड। होश लौटने पर सबसे पहला एहसास ठंड का था। फिर उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, हाउ पेक्यूलियर। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। और खुलकर जो उसने देखा, उसने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। वो पूरे अंधेरे में तैर रहा था। ऐसा अंधेरा जिसमें वो अपने हाथ तक नहीं देख सकता था। अगर उसके हाथ थे भी तो। उसने हिचकिचते हुए कहा, क्या ये मौत है? अगर थी तो ये उसकी सोची हुई मौत बिल्कुल नहीं थी। वो कोई धार्मिक आदमी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि मौत का मतलब बस इतना होगा, अनंत अंधेरा और खुद का वजन तक महसूस ना होना। तभी वो आवाज दोबारा गूंजी। इस बार और करीब, और फिर भी हर तरफ से एक साथ। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी आत्मा ना सिर्फ मेरी शक्ति को झेल पा रही है,
बल्कि उसके साथ एक हो रही है। उसका ध्यान उस आवाज की तरफ गया। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो अस्तित्व फिर बोला, वेरी वेल देन, एंटरटेन मी मॉर्टल। उसने एक स्नैप जैसी आवाज सुनी और अगले ही पाल अंधेरा उस पर टूट पड़ा। जैसे अंधेरा बस उसके आसपास नहीं बल्कि उसके अंदर घुस रहा हो, जैसे उसकी रूह को फाड़कर अलग-अलग किया जा रहा हो। दर्द ऐसा था कि अगर उसका चेहरा दिख रहा होता तो शायद वो देखने लायक ना होता। फिर भी उसने चीखा नहीं, एक भी आवाज नहीं निकाली, और धीरे धीरे बेहोशी ने उसे दोबारा अपने अंदर समेट लिया। जब उसकी कॉन्शसनेस पूरी तरह धीमी पड़ गई तब अंधेरा हिलने लगा। उस अंधेरे ने एक रोब्ड आदमी का आकार ले लिया जिसके सेफ्ट चमकते हुए आंखें थी। वो अस्तित्व उस बेहोश रूह को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो सबसे पहले उसने लकड़ी की छत देखी। ये ना तो हॉस्पिटल था ना उसका अपार्टमेंट। छत पुरानी लकड़ी की बनी थी। नीचे जो सतह थी वो ठंडी और सख्त थी, शायद फ्लोर। धीरे से उठकर बैठते ही उसने हल्की सी करह निकाली, जैसे वो काफी देर से एक ही पोजीशन में पड़ा हो। उसने चारों तरफ देखा। छोटा सा कमरा, लकड़ी की दीवारें, एक वुडन डेस्क जिसमें कुछ किताबें पड़ी थी, कोने में एक ट्रंक, पास ही एक लकड़ी का बेड और एक आईना। बस इतना ही। प्री-डेथ ड्रीम, उसने धीरे से कहा। यूज ट्रक से टकराना याद था तो शायद ये उसके दिमाग की आखिरी तसल्ली हो। लेकिन फिर उसने खुद ही उस थ्योरी पर शक किया। क्या मौत से पहले दिमाग को सबसे खुश यादें नहीं दिखनी चाहिए? और वैसे भी उसे अपनी कोई खास खुश याद नहीं थी। सबसे बड़ी बात, ये जगह बिल्कुल रियल लग रही थी। ठंडी हवा, सख्त फ्लोर, शरीर का बोझ, सब कुछ असली लग रहा था। फिर उसने दूसरी थ्योरी सोची। क्या उसे एक्सीडेंट के बाद किडनैप करके यहां लाया गया है? लेकिन तुरंत ही उसने उस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। मैं इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हूं कि बिना वजह किडनैप कर लिया जाऊं। तब उसने एक और अजीब बात नोटिस की। उसकी आवाज उसकी ही थी, लेकिन पहले से ज्यादा जावा लग रही थी। चक्कर के बावजूद वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा, जैसे उसका इंट्यूएशन उसे वहां ले जा रहा हो। आईने के सामने पहुंचते ही वो जाम गया। रिफ्लेक्शन उसका ही था। वही काले बाल, वही ग्रे आंखें, वही नींद से खाली काले घेरे। लेकिन एक फर्क था, वो लगभग 5 साल छोटा दिख रहा था। और उसी पाल उसके सिर में इतना तेज दर्द उठा कि जैसे कोई जबरदस्ती उसके दिमाग में कुछ घुसा रहा हो। वो घुटनों पर गिर गया और उस दर्द के साथ आई यादें, बहुत सारी यादें। लेकिन एक भी उसकी अपनी नहीं थी। पता नहीं कितनी देर तक वो दर्द चलता रहा। कुछ मिनट, 1 घंटा, यूज खुद नहीं पता। जब वो फाइनली कम हुआ तो वो ठंडे पठार के फ्लोर पर पड़ा था, पूरा पैजीन में भीगा हुआ। हालांकि कमरा ठंडा था। कुछ पाल तक वो बस छत को देखता रहा। फिर जैसे ही फोकस वापस आया, वो हंसने लगा। पहले हल्की सी हंसी, फिर जोर की, फिर पूरे कमरे में गूंजती हुई पागल हंसी। अगर कोई उसे उस वक्त देखता तो यकीन कर लेता कि उसका दिमाग चल गया है। काफी देर बाद वो शांत हुआ और सीधा बैठकर फिर से आईने में देखा। उन यादों के मुताबिक उसका नाम एड्रियन था और इस दुनिया का नाम था वेरा।
ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी सोच कंफर्म हो चुकी थी। हाँ, उसका पुनर्जन्म हुआ था, या शायद ट्रांसमाइग्रेशन। जो भी था, वो मरकर किसी और दुनिया में आ चुका था। ट्रकून वाली मैम उसने 1000 बार देखी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये उसके साथ भी होगा। और सबसे बड़ी बात, वो किसी रैंडम दुनिया में नहीं आया था। जैसे किस्मत ने उसकी ऑब्सेशन को देखकर उसे इनाम दिया हो, वो उसी मानहवा की दुनिया में पैदा हुआ था, द सेंटेस एंड द सिल्वर क्राउन। वही दुनिया जहां रिनेल आर्डेंट मौजूद थी, उसका फेवरेट कैरेक्टर। उसने खुद को शांत किया और दिमाग में डाली गई यादों को ठीक से जोड़ना शुरू किया। एड्रियन एक अनाथ था। यूज सड़क से उठाया गया था। और सिर्फ किसी ने नहीं, बल्कि खुद रेनेल आर्डेंट ने। ये मेमोरी सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा गहरी थी। उस दिन उत्तरी इलाके की सड़कें बर्फ के तूफान में डूब चुकी थी। दुकानों के बाहर बर्फ जामकर पहाड़ी बन चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि बिना पनाह वाले को चियर कर रख दे। एड्रियन या उस वक्त का वो बच्चा छोटा था, भूखा था और आधा बर्फ में दबा हुआ था जब आर्डेंट क्रेस्ट वाली एक कैरेज उसके पास से गुजरी। बेक्सी ने उसे मजबूर किया और वो सीधा घोड़ों के सामने कूद गया। घोड़ों को रोकना पड़ा। कोचमैन गुस्से से भर गया। उसने चीखकर उसे सुनाया, जैसे कोई गंदा स्ट्रीट रैट किसी नोबल कैरेज के सामने आ गया है। लेकिन उसकी दांत ज्यादा दूर नहीं जा सकी। कैरेज का दरवाजा खुला और उसमें से उतरकर आई एक ऐसी सुंदरता जो बस नोबल खून से ही जुड़ी लगती थी। बाल बर्फ की तरह सेफ्ट, आंखें नीले क्रिस्टल की तरह। वो उस लड़के से शायद थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन उसके अंदाज में जन्मजात रिफाइनमेंट था। उसने एड्रियन को कुछ पाल देखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने मुश्किल से शब्द निकले, मैं काम कर सकता हूं। उसने गरम खाना नहीं मांगा, कपड़े नहीं मांगे, रहम नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था वो सब ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लड़की ने उसे कुछ और देर देखा, फिर कोचमैन की तरफ मुड़कर शांत आवाज में कहा, इसे उठा लो। और बस उस दिन से एड्रियन आर्डेंट हाउस होल्ड का हिस्सा बन गया। यूज फैमिली मेंबर बनाकर नहीं रखा गया। यूज प्यार से गोद नहीं लिया गया। यूज खाना दिया गया, कपड़े दिए गए, ट्रेनिंग दी गई। बदले में यूज एक वफादार कुत्ता बनना था। ऐसा कुत्ता जो हुक्म पर भौंके और हुक्म पर मर भी जाए। यादों के मुताबिक एड्रियन अभी तक परफेक्ट सर्वेंट बनने की फाइनल ट्रेनिंग में था। और अब वो अपनी आखिरी परीक्षा के बीच था। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट।